गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम हमारा चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसमें जो हम पढ़ रहे थे बेटा वो था अमेजन बेसिन के जीवन के बारे में कि यहाँ का जीवन कैसा है। ठीक है, इस जीवन के बारे में हमने जलवायु पढ़ी, यहाँ का जो वर्षा वन है उसके बारे में भी पढ़ा और उस वन में रहने वाले जीवों के बारे में भी पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ के निवासियों के बारे में। निवासी का मतलब क्या होता है? जो लोग रहते हैं, जो लोग जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ के क्या हैं? निवासी हैं। जैसे हम बरवाला में रहते हैं तो हम बरवाला के क्या हैं? निवासी हैं। ठीक है, तो इसकी रीडिंग यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से शुरू होगी। ये कहता है यहाँ के लोग छोटे छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? जो जंगली एरिया है, वनों का एरिया है, वहाँ पर वनों का थोड़ा सा भाग काट लेते हैं, मतलब थोड़े से एरिया के पेड़ पौधे काट देते हैं और उस पर फिर क्या करते हैं? उस पर फसल उगाते हैं। फसल उगाना मतलब खेती करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं। अंडरलाइन करेंगे, पुरुष क्या करते हैं? शिकार करते हैं और तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। नदी में क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। मतलब इनके पुरुषों का काम क्या है? शिकार करना और क्या काम है? मछली पकड़ना। ठीक है, उसके बाद जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। अब देखो, पुरुष जब चले जाएंगे खेतों का तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो खेतों का ध्यान कौन रखती हैं? महिलाएं रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, क्या है? टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। ठीक है, ये फसलों के नाम हैं। उसके बाद क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। अब देखो, आदमी जब शिकार पे जाएगा तो उसे शिकार कोई जरूरी तो नहीं, कभी कभी तो क्या पता बड़ा सा मतलब कोई सूअर वगैरह या कोई और भी मतलब जो भी शिकार हो, ठीक है, जंगली भैंसा पकड़ के ले आया और मार के काट के कई दिन तक खा लिया। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है परिवार को, पुरुष को शिकार करने के लिए कोई भी चीज ना मिले। ठीक है, तो तब उस स्थिति में उसको क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में वो आदमी क्या करेंगे? जो वहां घर की महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? वो जो अपने खेतों में सब्जी वगैरह उगाती है ना, उसी से अपने घर का काम चलाती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं पुरुषों को हर रोज शिकार और मछलियां मिल जाए, तो घर में जो साग सब्जी होती है वो भी क्या हो जाती है? उसी से काम चला लिया जाता है। आगे, वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। कर्तन का मतलब तो होता है काटना, कर्तन का मतलब काटना और दहन का मतलब जलाना। तो कर्तन और दहन पद्धति का उपयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसावा कहते हैं। तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर होता है। जमीन के अंदर कसावा उगाया जाता है, जैसे आलू जमीन के अंदर तैयार होता है ऐसे ही कसावा तैयार होता है। तो ये इनका मुख्य आहार है। इनका क्या है? मुख्य आहार, मुख्य भोजन के अंदर काउंट होता है। अब वर्ड आया था ऊपर कर्तन एवं दहन, इसको समझो क्या है। हमने इस आज के टॉपिक के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। तो ये जो वनों को काटा जाता है ना, वो तो होता है कर्तन। अब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको तो काट देते हैं, लेकिन छोटी मोटी जो झाड़ियां होती है ना, उसमें लगा देते हैं आग। क्या लगा देते हैं? आग लगाने की वजह से वो झाड़ियां तो जल जाती हैं और वो जलने के बाद उनकी क्या बच जाती है? राख बच जाती है। वही राख वही मिट्टी पे पड़ी रहती है और फिर ये यहाँ पर बो देते हैं फसल, बीज बो देते हैं और बीज बोने के बाद उस पर फसल उगती है। तो मतलब जंगलों को काटकर, ठीक है, पेड़ों को काटकर और झाड़ियों में आग लगाकर उसके बाद जो मिट्टी, उस जमीन पर जो फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कहा जाता है। वनों की सफाई करके और उनको झाड़ियों को जलाकर, वनों की कटाई करके और उनको जलाकर उस पर जमीन पर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि कही जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। औरतें क्या करती हैं? औरतें घरों पर फसल का ध्यान रखती हैं। टेपियोका, अनानास और शकरकंद, ये मुख्य प्रकार की यहाँ पर फसल उगाई जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा जब मछली और शिकार नहीं मिलता तो औरतें जो साग सब्जियां घर पे उगाती हैं उसी से परिवार का पेट भरा जाता है। ठीक है,
उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ का मुख्य आहार क्या है, मैनियोक, जिसको कसावा भी कहा जाता है और ये आलू की तरह जमीन में पैदा होता है। अब पढ़ते हैं आगे। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ये क्या खाते हैं, चींटियों की रानी खाते हैं और अनकोश भी खाते हैं। आगे काफ़ी, कॉफ़ी जो हम कॉफ़ी पीते हैं ना वो, मक्का, मक्का जो हम मक्की वगैरह खाते हैं वो, और कोको जैसी नगदी फसल भी उगाई जाती है। अंडरलाइन करेंगे, काफ़ी, मक्का एवं कोको नगदी फसल है। नगदी मतलब देखो, नगदी फसल कौन सी होती है, जिसे बाजार में बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो मक्की, इतनी मक्की, बहुत सारी मक्की उगा ली, क्या वो सारी मक्की घर में लग जाएगी? नहीं लगेगी। घर में कितनी मक्की लग जाएगी? 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, चलो 50 किलो लग जाएगी। ठीक है, लेकिन बाकी मक्का कहाँ जाएगा? वो मक्का क्यों उगाया है? बाजार में बेचने के लिए। जो फसलें बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं उसको नगद फसल कहते हैं या नगदी फसल कहते हैं, और जो फसलें खाने पीने के लिए उगाई जाती है उसे खाद्य फसल कहते हैं। आगे समझ में? अब ऊपर हमने पढ़ा टेपियोका, अनानास, शकरकंद, ये तो उनके घर पे खाने पीने के लिए भी उगा लेते हैं, तो ये तो होती है खाद्य फसलें। और जो फसलें बाजार में बेची जाती हैं और उससे पैसा कमाया जाता है उसे कहते हैं नगदी फसलें। इतना है समझ? उसके बाद आगे कहता है वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। देखो वनों की बात होने लग रही है, और वर्षा वन में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उससे क्या मिलेगा? लकड़ी मिलेगी। और लकड़ी किसके काम आती है? घर बनाने के। ठीक है, तो यहाँ पर घर किससे बने होते हैं? लकड़ी के भी बने होते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके आकार का एक घर बना लेते हैं और उसमें रहते हैं। तो यह बताने लग रहे हैं कि लोगों का रहन सहन कैसा है। उसके बाद आगे कहता है जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तीव्र ढलान का मतलब खड़ी ढाल होती है ऐसे, ठीक है, स्लैंटिंग होती है। ठीक है, इसमें ढलान का मतलब क्या? देखो एक तो छत ये होगी, ये तो सीधी छत होगी, लेकिन कुछ घरों की छत कैसे होगी? जैसे ये तो घर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? घर हो गया, लेकिन इसकी छत कैसी होगी? ऐसे। ये जो टेढ़ी छत होती है ना, इसको कहते हैं ढलान। क्या कहते हैं? ढलान। तो अब देखो ये ऐसी छत क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पर घरों की छत कैसी होगी? चपटी होगी, सीधी होगी, तो बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और छत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर घरों की छत कैसी है? अगर घरों की छत तिरछी है, क्या है? तिरछी। अब जैसी बारिश होगी सारा का सारा पानी इसके ऊपर इकट्ठा नहीं होगा और फटाक से कहाँ आएगा? नीचे, नीचे जमीन पे गिर जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ के कुछ घर ऐसे भी हैं जिनकी छतें टेढ़ी होती हैं और उनको क्या कहते हैं? मलोका कहते हैं। क्या कहते हैं? मलोका। मलोका जो होते हैं वो थोड़े से अच्छे टाइप के घर होते हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड टाइप के मान सकते हैं, पक्के घरों में जिनकी काउंटिंग होती है। आगे अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। आज यहाँ के लोग धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? इनका जीवन बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। पहले सिर्फ नदी के रास्ते से ही वनों के अंदर जाया जा सकता था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। यहाँ पर क्या बन गए हैं? महामार्ग बन गए हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े रास्ते बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। ठीक है, पक्की सड़कें यहाँ पर बन चुकी हैं। आगे अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों या हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। आज बहुत सारी जगहों पर तो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से पहुंचते हैं और कुछ जगहों पे सड़कों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। उसके बाद इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को अक्षेत्र से बाहर निकलकर नए अक्षेत्र में बसना पड़ा। अब देखो, अब ये बदलाव है। ठीक है, पहले तो जंगल में लोग रहते थे, अब धीरे धीरे वहां से लोग क्या हो रहे हैं? जंगलों से निकलकर बाहर के खाली एरिया में रहने लग गए हैं, जहां वे पौराणिक तरीके से खेती कर रहे थे। मतलब यहां पर कहता है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ रहा है जहां वे अपनी पौराणिक खेती करते थे। पौराणिक खेती का मतलब क्या है? जो प्राचीन समय से, पुराने समय से खेती करते आ रहे थे। आगे विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे यहाँ का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, नया समाज बनने लग रहा है, उसकी वजह से यहाँ की जो जैविक विविधता थी, जीवों में जो विभिन्नता थी, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु थे, उसमें अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। क्यों नष्ट हो रहे हैं वो देखो। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष, मतलब हर साल, अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है। लुप्त का मतलब हो रहा है गायब
होना। अब ये गायब कैसे होने लग रहा है? ऐसे नहीं कि वो पेड़ अपने आप गायब हो जाते हैं। अब देखो, लोग आज नए समय के अंदर जनसंख्या क्या होती जा रही है? लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, हर देश के, हर शहर के, हर गांव की। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। और रहने के लिए घर चाहिए तो घर किस पे बनेंगे? ज़मीन पे। और ज़मीन के लिए क्या करेंगे? जंगलों की कटाई करेंगे, पेड़ पौधों को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। अब देखो, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे ना, तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होगी, पानी पड़ेगा, वो मिट्टी उस परत को क्या ले जाएगी? पानी अपने साथ बहा के कहीं और ले जाएगा। इससे मिट्टी का नुकसान होता है। उसके बाद एवं सघन वन बंजर भूमि बदल जाते हैं। जहां पर घने वन होते थे ना, आज वो बंजर भूमि में बदल गए। पहले तो उस पर अच्छी सारी फसल उगा सकते थे, लेकिन आज वहां पर कुछ भी नहीं उगा सकते। ठीक है, वो जमीन खराब हो गई। किसकी वजह से? लोगों के विकास की गतिविधियों के कारण। तो देखो, ये बदलाव आने लग रहा है। पहले जंगल ऐसे होते थे, देखो ज्यादातर जंगल है, थोड़ी बहुत जमीन पर क्या है? थोड़ी बहुत जमीन खाली है। फिर धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया, खेत बसाने शुरू कर दिए। तो देखो, खेत ज्यादा है, थोड़े जंगल हो गए। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज खेत, घर वार यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं और वन और भी ज्यादा कम हो गए। हर साल, हर वर्ष क्या होते जा रहे हैं? वन वगैरह यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ की। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ये भारत की बात हो रही है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है? जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसके आसपास का जीवन कैसा है, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे किस तरह की फसल उगाई जाती है, वहाँ पर मतलब जमीन कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होगी ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, और आज का यही टॉपिक था हमारा, वर्षावन के निवासी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कर्तन एवं दहन के बारे में यहाँ पर बता भी रखा। वैसे तो मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ से पढ़ोगे तो देखो क्या है। कहते हैं कि किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं। ठीक है, फिर उनको जलाया जाता है। वो जो वृक्ष वगैरह, झाड़ी वगैरह काटी है ना, उनको जला देते हैं। ठीक है, उसकी राख जो होती है वही पड़ी रहती है। उसकी राख फसल को उगाने में बहुत अच्छी मदद करती है, अच्छी फसल उगती है उसकी राख की वजह से, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। उस समय उस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल उगाई जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। अब देखो, मान लो आपने एक जगह पे पेड़ थे, वो काट दिए, झाड़ी काट दी, उनको जला दिया और फसल उगानी शुरू कर दी। आपने 5-6 साल तक तो, या 2-3 साल तक तो फसल उगाई, 2-3 साल तक तो आपकी फसल अच्छी उगेगी। ठीक है, लेकिन बाद में आपकी फसल उगाने की सोचोगे ना, वो अच्छी नहीं उग पाएगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर जो ताकत थी ना, वो क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, मिट्टी कमजोर हो गई है। तो फिर वो लोग क्या करेंगे? उस जमीन को खाली छोड़ के कहीं और चले जाएंगे और पेड़ों को काटेंगे और जमीन को वो पेड़ों को जलाएंगे और वहां पर नई खेती, कर्तन एवं दहन शुरू कर देंगे। तो ऐसे जगह बदल बदल कर खेती करना स्थानांतरित कृषि कहलाता है। तो ये इसमें कहता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगा जाते हैं। जो पीछे जमीन छोड़ के आए थे ना, वहां पर क्या हो जाएंगे? नए नए पौधे उग जाएंगे। तो वो जो नए नए पौधे उगेंगे वो वहां पर फिर तैयार हो जाएगा आगे। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। नए पौधे उगेंगे तो मिट्टी की ताकत फिर से वापस आ जाएगी, मिट्टी तंदुरुस्त हो जाएगी। जैसे हम काम करते हैं, हम लगातार काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे, कमजोरी फील करेंगे। तो हम क्या करेंगे? कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए वो काम छोड़ देते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने से फिर हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेते हैं, उससे हमें ताकत मिलेगी और फिर हम फिर से काम करना शुरू कर देंगे। ऐसे ये जमीन है भाई, जमीन का उपयोग कर रही हो, ये बार बार काम कर रही है ना, हमारे लिए फसलें उगाने लग रही है, तो इससे ये बेचारी कमजोर हो जाती है, थक जाती है। तो फिर ये कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मुझे थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, मैं रेस्ट पे जाना चाहती हूँ। फिर लोग इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं और फिर वो कहीं और जाके फसल उगा लेते हैं, फिर इसकी ताकत फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होती है कर्तन एवं दहन कृषि। इसके अलावा इसमें कुछ ये फसलों के नाम आए हैं, तो इनसे रिलेटेड जो मटेरियल होगा वो इसमें आपको दिखा देंगे। ठीक है।